नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम भूगोल विषय बीए पार्ट थर्ड में भारत का भूगोल में जो हमारा टॉपिक है मृदा सॉइल, उसके बारे में पढ़ेंगे। मृदा भूप्रकृति की सबसे महत्वपूर्ण परत है। यह एक मूल्यवान संसाधन है। हमारा अधिकतर भोजन और वस्त्र मिट्टी में उगने वाली भूमि आधारित फसलों से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम मृदा पर निर्भर हैं। मृदा शैल, मलबा और जैव सामग्री का सम्मिश्रण होता है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होते हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों में उच्चावच जनक सामग्री, जलवायु, वनस्पति तथा अन्य जीव रूप और समय होता है। अब हम भारत में जो मृदा का वर्गीकरण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। उत्पत्ति, रंग संयोजन तथा अवस्थिति के आधार पर भारत की मिट्टियों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे जलोढ़ मृदाएं। जलोढ़ मृदाएं उत्तरी मैदान और नदी घाटियों के विस्तृत भागों में फैली हुई हैं और ये देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके हुए। ये निक्षेपण मृदाएं हैं जिन्हें नदियों और सरिताओं ने वाहित तथा निक्षेपित किया गया है। जलोढ़ मृदाएं गठन में बलुई, दोमट से चिकनी मिट्टी की प्रकृति की पाई जाती है। सामान्यतः इसमें पोटास की मात्रा अधिक और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर के नाम से विकसित हुई है। खादर प्रतिवर्ष पहाड़ों के द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है और बांगड़ पुराना जलोढ़क है जिसका जमाव बाढ़ग्रस्त मैदानों से दूर होता है। जलोढ़ मृदाओं का रंग हल्के धूसर से राख धूसर जैसा होता है। जलोढ़ मृदाओं पर गहन कृषि की जाती है, मतलब ये कृषि के लिए बहुत उपयुक्त है। दूसरी मृदा की बात करें हम काली मृदाएं दक्कन के पठार के अधिकतर भागों में पाई जाती है। महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु के कुछ भाग भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा गोदावरी और कृष्णा नदियों के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार के उत्तरी पश्चिम भाग में गहरी काली मृदाएं पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगर तथा कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टियाँ मर्ण में गहरी और अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएं गीली होने पर फूल जाती है और चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है। इस प्रकार से इसमें चौड़ी दरारें पड़ जाती है और इनको देखने से ऐसा लगता है कि स्वतः ही जुताई हो गई है। नमी के धीमे अवशोषण और नमी के शेक की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती हैं। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लोहा, मैग्नीशियम तथा एल्यूमिना के काफ़ी तत्व पाए जाते हैं। पोटास भी पाया जाता है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन जैव पदार्थों की कमी होती है और कपास की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। तीसरी है लाल और पीली मिट्टियाँ। इनका विकास दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिण भाग में कम वर्षा वाले उन क्षेत्रों में हुआ है जहां रवेदार आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट के गिरिपथ क्षेत्र की एक लंबी पट्टी में लाल दुमटी मृदा पाई जाती है। पीली और लाल मृदाएं उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ के कुछ भागों और मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी भागों में पाई जाती हैं। इस मृदा का लाल रंग रवेदार तथा कायंत्रित चट्टानों में लोहे के व्यापक विचरण के कारण होता है। जल योजित होने के कारण यह पीली दिखाई पड़ती हैं और इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। अगली मृदा की बात करें लैटेराइट मृदा। लैटेराइट मृदाएं उच्च तापमान तथा भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है। ये मृदाएं उच्च उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक मृदा में शेष रह जाते हैं। उच्च तापमानों में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेज़ी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिकतर होती है। कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं है। इसमें भारी मात्रा में खाद और उर्वरक डालना पड़ता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में काजू जैसी वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए ये मिट्टी उपयुक्त है। मकान बनाने के लिए भी इनका प्रयोग होता है और ये सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम के पहाड़ी भागों में पाई जाती है।
अगली है शुष्क मृदाएं। शुष्क मृदाओं का रंग लाल से लेकर किशमिशी रंग तक होता है। संरचना में बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि इनके पानी को वाष्पित करके नमक प्राप्त किया जा सकता है। नाइट्रोजन अपर्याप्त और फास्फोरस सामान्यतः मात्रा में होता है। नीचे की और चूने की मात्रा के बढ़ते जाने के कारण निचले स्तरों में कंकड़ों की परतें पाई जाती हैं। विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, गुजरात के भी कुछ भाग में है। और आगे हम बात करेंगे लवण मृदाएं। ऐसी मृदाओं को ऊसर मृदाएं भी कहते हैं। इनमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। ये अनुर्वर होती हैं और वनस्पति भी नहीं उगती। ये मृदाएं शुष्क और अर्ध शुष्क तथा जलक्रांत क्षेत्रों और अनूपों लेगून्स में पाई जाती हैं। संरचना बलुई से लेकर दुमटी तक होती है। इसमें नाइट्रोजन और चूने की कमी होती है। पश्चिमी गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टाओं और पश्चिम बंगाल के सुंदर वन क्षेत्रों में ये प्राय रूप से मिलती हैं। कच्छ के रन में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ नमक के कण आते हैं जो एक पपड़ी के रूप में ऊपरी सतह पर जमा हो जाते हैं। अगली हैं पीठ में मृदाएं। ये मृदाएं भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वनस्पति की वृद्धि अच्छी हो। अतः इन क्षेत्रों में मृत जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं और जैव पदार्थों की मात्रा 40 से 50% होती है। गाढ़े और काले रंग की होती है। ये बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्रों, उड़ीसा और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। अगली है वन मृदाएं। अपने नाम के अनुरूप ये मृदाएं पर्याप्त वर्षा वाले वन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। इन मृदाओं का निर्माण पर्वतीय पर्यावरण में होता है और पर्यावरण में परिवर्तन के अनुसार मृदाओं का गठन और संरचना बदलती रहती है। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में इन मृदाओं का अनाच्छादन होता है। इस प्रकार से आज हमने मृदा के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।